मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत अकबर के द्वारा किए गए भूमि संबंधी सुधार कार्यों और टोडरमल के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में स्थापित नवीन व्यवस्था, जिसे देसाला बंदोबस्त भी कहा जाता है, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही समग्र रूप से अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था का एक समीक्षात्मक अध्ययन करने का भी प्रयास करेंगे। तो मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था को संगठित और सुव्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो अकबर को दिया जाता है, और इस महान शासक ने भू राजस्व व्यवस्था की देसाला बंदोबस्त व्यवस्था को अपनाया, जिसका श्रेय मूल रूप से उसके वित्त मंत्री या अर्थ मंत्री टोडरमल को दिया जाता है, जिसका उद्देश्य राज्य को एक निश्चित आय देकर समृद्धशाली बनाना था। इतिहासकार श्री राम वर्मा के अनुसार अकबर की देसाला बंदोबस्त व्यवस्था उसकी महानता का सूचक है, और वर्तमान भूमि व्यवस्था एक प्रकार से उसकी देन मानी जा सकती है। समकालीन इतिहासकार अबुल फजल की कृति आईन अकबरी से अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत हमें जानकारी प्राप्त होती है। अकबर ने सर्वप्रथम भूमि व्यवस्था को संगठित करने हेतु तथा मालगुजारी विभाग को उन्नत करने के लिए 1562 ईस्वी में एतमाद खां को राज्य का दीवान नियुक्त किया। तो पहली बार अकबर के द्वारा 1562 ईस्वी में भूमि सुधार संबंधी कार्य किए गए, जिसके तहत उसने एक नवीन राजस्व मंत्री, जिसे दीवान भी कहा जाता है, एतमाद खां को नियुक्त किया। इसके पश्चात 1564 और 65 के अंदर उसने मुजफ्फर खां, और उसके पश्चात 1569 ईस्वी में शहाबुद्दीन खां, और उसके पश्चात अंत में 1573 ईस्वी में टोडरमल को राज्य का वित्त मंत्री या अर्थ मंत्री बनाया। अंत में टोडरमल ने भू राजस्व व्यवस्था को उन्नत करने हेतु 1580 ईस्वी में एक नवीन बंदोबस्त को लागू किया राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में, जिसे इतिहास के अंदर दहसाला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हमें अबुल फजल की जो पुस्तक है आईन अकबरी से हमें प्राप्त होती है। तो 1580 80 81 के अंदर टोडरमल के द्वारा आईन देसाला या देसाला बंदोबस्त को लागू किया गया। यह मूल रूप से लगान व्यवस्था की एक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों की वार्षिक औसत उपज के ऊपर ही आधारित थी, और इस नवीन व्यवस्था से कृषकों को किसानों को भूमि कर देना सरल हो गया था। इसके साथ ही भूमि कर की एक दर भी इसके अंदर निश्चित कर दी गई थी। देसाला बंदोबस्त की मुख्य विशेषताएं के ऊपर अगर हम चर्चा करें, तो इसके अंतर्गत इस प्रणाली के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि की पैमाइश की। इससे पूर्व हमने देखा था कि सल्तनत काल के अंतर्गत सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भूमि कर की पैमाइश की गई थी। मुगल काल के अंदर अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी के द्वारा भी भूमि कर की पैमाइश की गई थी, और भूमि की पैमाइश करने के बाद एक भूमि कर का निर्धारण किया गया था। तो इस प्रणाली को पुनः अकबर के द्वारा स्थापित किया गया, और उसके द्वारा कृषि योग्य भूमि की जो है पहले पैमाइश कराई। भूमि पैमाइश के लिए बांसों की जरीब का प्रयोग किया गया। इससे पहले जो जरीब का जो प्रयोग किया जाता था, उसके लिए बांसों की जरीब का प्रयोग नहीं किया गया, एक लोहे के छल्ले की जरीब का प्रयोग इसके अंदर किया जाता था। और भूमि की माप के लिए अंगुल वाले गज के स्थान के ऊपर, जिसे पहले सिकंदरी गज बोलते थे, उसके स्थान के ऊपर इलाही गज का प्रयोग किया गया। तो एक प्रकार से ये भूमि की पैमाइश के दृष्टिकोण से एक नवीन प्रयोग था, जिसके अंतर्गत इलाही गज का प्रयोग इसके द्वारा किया गया, जो लगभग 2.5 अंगुल का होता था मूल रूप से। खेतों को इसके अंदर बीघा के अंदर नापा गया, तथा 60 बाई 60 वर्ग गज की भूमि को एक बीघा जमीन माना गया। इससे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी ने था, उसने बिस्वा को एक भूमि की नाप को माना था। वहीं अकबर के समय जो टोडरमल के द्वारा जो ये तहसाला बंदोबस्त लागू किया गया, इसके अंतर्गत खेतों को बीघा के अंदर नापा गया, और 60 बाई 60 वर्ग गज की भूमि को एक बीघा जमीन माना गया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक सुव्यवस्थित, एक योजनाबद्ध तरीके से इस भूमि कर की या कृषि भूमि की जो है पैमाइश की गई। इसके साथ साथ ही संपूर्ण भू राजस्व क्षेत्र को भी 182 करोड़ियों के अंदर बांटा गया है। इसके साथ ही कृषि योग्य भूमि का भी वर्गीकरण किया गया। भूमि की पैमाइश के पश्चात भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर कृषि भूमि को 4 श्रेणियों के अंदर बांटा गया। जो पहली थी पोलज। यह भूमि सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती थी, और इसमें एक साल के अंदर 2 फसलें बोई जा सकती। कह सकते हैं कि सबसे अधिक उपजाऊ भूमि होने के कारण यह कह सकते हैं कि नदियों के किनारे स्थापित जो भूमि क्षेत्र था, जो अधिक उपजाऊ भूमि क्षेत्र था, जो मूल रूप से नदियों के किनारे स्थापित होने की वजह से
जो बहुत ही कह सकते हैं उर्वरा शक्ति उसके अंदर बहुत अधिक थी, जिसके अंदर एक साल में 2 फसलें बोई जा सकती थी। उस श्रेणी के अंदर पोलज भूमि को रखा गया और यह भूमि कभी भी किसी भी रूप में खाली नहीं रहती थी। इसमें हर साल फसलें बोई जाती थी। दूसरी भूमि श्रेणी थी पड़ोती। यह पोलस से कम उपजाऊ होती थी तथा इसकी उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए 1 या 2 वर्ष इसे खाली छोड़ना पड़ता था। तीसरी जो भूमि रखी गई वो चांचर। ये बहुत कम उपजाऊ होती थी तथा 3 से 4 वर्षों में इस पर एक बार खेती की जाती थी। और चौथी श्रेणी की जो भूमि थी वो थी बंजर। यह अन्य एक तरह से कहें कि अनुपजाऊ भूमि थी जिसमें 5 या अधिक वर्षों तक या कह सकते हैं बिना कास्त के भी इस भूमि को छोड़ दिया गया था। तो इस प्रकार कृषि योग्य भूमि जो थी उसे उर्वरा शक्ति के आधार के ऊपर 4 श्रेणियों में से बांटा गया। पोलज, पड़ोती, चांचर और बंजर। पोलज सबसे अधिक उपजाऊ भूमि, उसके बाद पड़ोती जिसके अंदर लगभग 1 या 2 वर्ष उसे खाली रखा जाता था। चांचर जिसमें लगभग 3-4 वर्षों में एक बार उस पर खेती की जाती थी। और बंजर भूमि जिसके ऊपर अनुपजाऊ भूमि थी या 5 से अधिक वर्षों के अंदर एक बार उस पर कृषि कार्य किया जा सकता था। तो इस प्रकार 4 प्रकार की जो श्रेणियां इसके अंदर बनाई गई। भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार के ऊपर भी उसका वर्गीकरण किया गया। उपरोक्त कृषि योग्य भूमि को उसकी उर्वरा के आधार के ऊपर 3 भागों में बांटा गया। पहली उत्तम, दूसरी मध्यम और तीसरी निम्न श्रेणी के आधार। इससे पहले शेषा सूर्य के द्वारा भी भूमि को 3 श्रेणियों के अंदर बांटा गया था और तीनों श्रेणी की अलग अलग कर भी निर्धारित किए गए थे। इस वर्गीकरण का जो उद्देश्य था मूल रूप से वो मालगुजारी या लगान या भूमि कर वसूल करते समय कृषकों या किसानों के साथ होने वाले पक्षपात को रोकना था। कहने का मतलब ये है कि उत्तम श्रेणी की भूमि से अधिक कर वसूल किया जाता था, मध्यम श्रेणी से उससे कम और निम्न श्रेणी से उससे कम। तो भूमि की उर्वरा शक्ति या उपज के आधार के ऊपर जो है उसके द्वारा भूमि कर निर्धारित किया गया। साथ ही साथ भूमि कर की दर भी निश्चित कर दी गई। साधारणतः 10 वर्षों की पैदावार के हिसाब से प्रत्येक फसल की प्रति बीघा पैदावार का औसत निकाला जाता था। औसत पैदावार का लगभग 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। कर निर्धारण के लिए फसलों की किस्म का भी ध्यान रखा जाता था और टोटल में कि यह देसाला व्यवस्था जाब्ता प्रणाली कहलाती थी। मूल रूप से इसके अंदर क्या है कि 10 वर्षों की जो पैदावार होती है उसके हिसाब से उसका औसत निकाल के प्रति बीघा उसका औसत निकाल के उसका लगभग 1/3 भाग लगान के रूप में या कर के रूप में इसके अंतर्गत वसूल किया जाता था। साथ ही साथ अकबर ने ये व्यवस्था की थी कि भूमि कर को नकदी के रूप में भी वसूल किया जा सकता था। उसके द्वारा सूबों के विभिन्न हलकों में अनाज की नगद दर की सूचियां तैयार की गई जिसे दस्तूर कहा जाता है। और ये दर सूचियां हलकों में या विभिन्न परगनों के अंदर भी विभिन्न फसलों के 10 वर्षों की औसत के आधार के ऊपर ही तैयार की गई थी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरा सुनियोजित ढंग से एक प्रकार से कर निर्धारण की जो है प्रणाली को लागू किया गया है, जिसके अंदर नगद भी हो अनाज के रूप में या नगद किसी भी रूप में वो अपना कर चुका सकता था। इसके भूमि कर को वसूल करना और संग्रह करना। भूमि कर वर्ष में 2 बार खरीफ और रबी की फसल के समय जो है वसूल किया जाता था। परगनों में भूमि कर वसूल करने का कार्य मुख्य रूप से आमिल या मालगुजार व्यक्ति जो अधिकारी थे वो करते थे। इनकी सहायता के लिए कानून को मुकदम और पटवारी वहां पर उपस्थित होते थे। इन कर्मचारियों के दिशा निर्देशन हेतु दस्तूर कुछ अमल नामक एक दस्तावेज भी तैयार किया गया था। कह सकते हैं कि पहले से एक सिस्टमेटिक ढंग से एक दस्तावेज तैयार किया गया है कि किस किसान से किस प्रकार के से कर वसूल करना है, किस भूमि से किस प्रकार का टैक्स वसूल करना है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो दिशा निर्देश होते थे वो इस दस्तावेज के अंदर दस्तूर अमल नामक दस्तावेज के अंदर जो है दर्ज होते थे। साथ ही साथ किसानों को इस समय पट्टे भी जारी किए गए थे जिस पर उनकी भूमि का संपूर्ण विवरण होता था। उस किसान से संबंधित जो भूमि उसे प्रदान की जाती थी उसका संपूर्ण विवरण उसके अंदर होता था, जिसमें किस श्रेणी की भूमि उसे दी गई है, किस प्रकार का उससे कितना टैक्स वसूल उससे किया गया है, पिछले 10 वर्षों के अंदर उसे किस प्रकार कितना उसने अनाज कर के रूप में दिया है। तो इस सब ये समस्त जानकारी उस पट्टे के ऊपर होती थी। इसके बदले किसानों को कर चुकाने की प्रतिज्ञा के रूप में कबूल दस्तावेज भी लिया जाता था, जो कि शेषा सूर्य के समय से ही ये लगातार जो है चला आ रहा है। इन सुधारों के फलस्वरूप राजा और किसानों के मध्य जो है एक सीधा संवाद या सीधा संपर्क भी स्थापित हुआ। कृषक सीधे राजकोष में भूमि का जमा कराते थे और बंजर भूमि पर खेती करने के लिए भी किसानों को राज्य के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता था। बंजर भूमि पर खेती करने के लिए किसानों को कुछ रियायत भी उस समय जो है दी जाती थी। मूल रूप से कह सकते हैं 2 या 3 वर्ष तक उसके अंदर जो है उनसे किसी प्रकार का जो है टैक्स या राजस्व वसूल नहीं किया जाता था। राजस्व अधिकारियों को किसानों के साथ उदार व्यवहार करने के भी आदेश दिए गए थे, जिससे कि पूर्णतः नम्रता के साथ
वह किसानों से राजस्व वसूल किया जा सके। अगर देसाला बंदोबस्त के लाभ की दृष्टि से अगर हम देखें, साम्राज्य के विस्तार या राजस्व की दृष्टि से अगर हम इसे देखते हैं, तो इस बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों को यह ज्ञात हो गया था कि उन्हें किस फसल के लिए कितना भूमि कर देना है। साथ ही साथ राजस्व के सरकारी कर्मचारी को मालगुजारी निश्चित कर वसूल करना भी इसे जो है सिंपल या सरल हो गया था इससे। राजस्व को राज्य को प्रत्येक सूबे से होने वाली आय का भी इससे अनुमान लग जाता था, क्योंकि पहले ही 10 वर्षों का रिकॉर्ड इसके अंदर रखा जाता था और किसान से किस श्रेणी के भूमि उसके पास है, कितना कर उससे आएगा, तो इससे अनुमान के रूप में संपूर्ण राज्य की अनुमान आय का अनुमान लगाया जा सकता था। और वह अपनी संपूर्ण आय का हिसाब लगाकर एक योजना भी उसको बना सकता था। और भूमि कर की वसूली हेतु अधिक कर्मचारियों की भी इस समय आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पूर्ण रूप से एक योजनाबद्ध तरीके से इसे लागू किया गया था। तो किसानों से एक निश्चित नीति के तहत ही कर लिया जाता था, तो इस प्रकार अधिक कर्मचारियों की भी आवश्यकता इसमें नहीं थी। अकबर के अगर राजस्व संबंध व्यवस्था की समीक्षा करें, अगर संपूर्ण रूप से हम भू राजस्व व्यवस्था का आकलन अगर करते हैं, तो अलग-अलग इतिहासकारों की अलग-अलग धारणाएं इस संदर्भ में हैं। जहाँ आधुनिक इतिहासकार और समकालीन इतिहासकार अबुल फजल उसके आर्थिक क्षेत्र में उसकी एक महान उपलब्धि इसे बताते हैं, देश तालाबंद दोस्त को बताते हैं। वहीं बदायूं जैसे इतिहासकारों ने अकबर की भू राजस्व व्यवस्था की आलोचना भी की। तो अलग-अलग इतिहासकारों का, अलग-अलग समकालीन इतिहासकारों का अलग-अलग मतों से इसकी जो है व्याख्या इसके द्वारा की गई है, राजस्व व्यवस्था की उनके द्वारा समीक्षा की गई। आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर स्मिथ शर्मा के अनुसार, वी.एम. स्मिथ के अनुसार अकबर की जो राजस्व प्रणाली थी, देसाला बंदोबस्त प्रणाली थी, वह जो प्रशंसनीय प्रणाली थी, इसके सिद्धांत जो है उच्च कोटि की थी और कर्मचारियों को जो आदेश इसके अंतर्गत दिए जाते थे, ये वही थे जिनकी आशा उनसे की जाती थी। तो एक प्रकार से जो राजस्व व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था थी, वो संपूर्ण मुगल व्यवस्था की एक तरह से कह सकते हैं कि संगठित और सुव्यवस्थित राज्य व्यवस्था थी, जिसके निरंतर जो है इसकी सफलता के लिए जो अकबर के द्वारा जो है निरंतर प्रयास इसके अंदर किए गए और एक सुनियोजित ढंग से इस व्यवस्था को जो है लागू किया गया। धन्यवाद।